This lecture about mathematics class 9 science group. Our today topic is matrices and determinants. Unit 1, page 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सब को अपनी अमान में रखे और हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का आइडिया जो है वो आर्थर केले ने जो है वो दिया है। ये आर्थर केले जो है इंग्लिश मैथमेटिशियंस था 19th सेंचुरी में, जिसने 1858 में जो थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स है फर्स्ट टाइम उसने पेश की। डिफाइन मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर अरे or a formation of collection of real number, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by bracket, body bracket, is said to form a matrix. मैट्रिक्स जो है वो रियल नंबर्स की कलेक्शंस है जिसको हम एक मखसूस फॉर्म में बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। रोज इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ये रोज है। इन मैट्रिक्स ए देर आर 3 रोज एज शोन बाय R1, R2, R3 ऑफ मैट्रिक्स ए। columns in matrix B all entries presented in vertical way are called columns। ये कॉलम हमारे यानी 2, 0, 3 पहला कॉलम। in matrix B there are 3 columns as shown by C1, C2, C3। यूजेस इन डेली लाइफ। मैट्रिक्स को अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मैट्रिक्स हर उस जगह पे इस्तेमाल होंगे जहाँ पे रोज़ और कॉलम का जिक्र आएगा, जैसे चेस में है, जैसे कैलेंडर में है, पिक्सेल्स ऑफ LCD है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में है, क्रिप्टोग्राफी में जिसमें हम अपने मैसेज को या पैगाम को एनकोड करते हैं और फिर इसको डिकोड किया जाता है, एक्सेल्स में है, ऑप्टिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, DNA सीक्वेंस डाटा के अंदर इस्तेमाल होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे मैट्रिक्स का जो हम नॉर्मली जो आप लोगों का यूज़ में आएगा, ये वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है मैट्रिक्स का होता है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। What is order of matrix? The number of rows and column in a matrix specify its order. If matrix M has small m rows and small n columns, then M is said to be order of M by n. For example, in above matrix order the matrix is 2 by 2। जो हम पहले हम दिए हुए हैं, जैसे फर्ज करें हमारे पास एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है, और इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इसका आर्डर जो है वो क्या बनता है 2। इसमें जो m है वो रो को डिपेंड करता है, यानी वो ये इस वाली लाइंस को डिपेंड कर रहा है रोज को। ये नंबर 1 रोज है, ये नंबर 2, ये 2 रोज हैं, और 1 और 3 पहला कॉलम है, 2 और 4 जो है दूसरा कॉलम है।
तो पहला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, बस आपने इसमें ये याद रखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, बस वो आपने काउंट करके बता देने हैं। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे बाई जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल तब होंगे, उनकी दो कंडीशंस जो हैं, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ रोज पहली में है उतने ही नंबर ऑफ रोज दूसरी में हो, जितने नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स में हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में, यानी ऑर्डर दोनों का जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड, वो इक्वल तब होंगे जब उनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, यानी अगर इसका फर्स्ट जो है वो नंबर देखा जाए तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर देखा जाए तो दोनों के दोनों एक होंगे, तब ये कॉलम इक्वल होगा। यानी जितने भी उनकी एंट्रीज हैं रेलेवेंट पोजीशंस पे उनकी वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल हो और उनका ऑर्डर भी एक हो, तब हम वो कहेंगे कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल है। नीचे मैंने एग्जांपल दी है, A इज इक्वल टू 7 0 3 2 और B इज इक्वल टू 4 प्लस 3, वो फर्स्ट एलिमेंट 7 के बराबर आ गया, 3 0 2 जो है ये आपस में इक्वल है। ओपन पेज 4 एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसमें जो आपने इसमें जितने भी मैट्रिक्स दिए हैं उनका ऑर्डर मालूम करना है। तो ये आप लोगों को याद होगा कि जब हमने ऑर्डर लिखना है तो पहले हमने क्या लिखना है, रोज लिखना है। तो इस ए कॉलम को देखें कि इसमें 2 और 3 पहली रो है, -5 और 6 दूसरी रो है। तो ऑर्डर ऑफ ए में हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 2 और 5 पहला कॉलम है एंड 3 और 6 दूसरा कॉलम है, तो बाई 2 बाई लिख दिया। तो ए का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ ए जो है 2/2 है। सेम बिल्कुल वही सवाल बी में है, इसका भी ऑर्डर वही रहेगा। अब आ जाए सी में। सी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सी जो होगा 1/2 होगा। इसी तरह डी में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, 1। तो ऑर्डर ऑफ डी जो है वो 3/1 होगा। अब इसमें ई में आ जाएं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 1 2 3, यानी ए बी सी, पहली वाली रो ए, दूसरी वाली रो बी और सी वाली तीसरी रो है। और कॉलम कितने हैं, ए वाला और डी वाला, ये जो कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ई जो होगा 3/2 होगा। और ये एफ जो है इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी इस तरह रो बनती है और इस तरह कॉलम बनता है। तो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी जो है वो क्या होगा, 1/1 होगा। सेकंड सवाल में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन कौन से मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि उसका रूल क्या है। उसके 2 रूल थे, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोई भी जो मैट्रिक्स हम आपस में कंपेयर कर रहे हो। सेकंड, उनकी जो रेलेवेंट पोजीशंस पे नंबर हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो ए जो है इसको कंपेयर करें कि ये कौन सा ऐसा दूसरा मैट्रिक्स है जिसके साथ वो सेम मिल सकता है। तो अगर हम देखें ए जो है इसके अंदर 1 रो 1 कॉलम है, तो बाकी हम देखते हैं कि 1 रो किस में है। बी में 1 रो है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, लेकिन कॉलम 2 है इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। डी में भी 1 रो 2 कॉलम है इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। आई में भी 1 रो 2 कॉलम है इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। बाकी सभी के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ज्यादा है, तो इसलिए सिर्फ ए बी सी डी और ई को देखते हुए ए का डिसाइड किया जा सकता है। बी डी और आई जो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, यानी 2 है। तो इसका मतलब सी में नंबर ऑफ कॉलम जो है 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ कॉलम ए और सी के आपस में मैच कर रहे हैं, यानी ऑर्डर इनका सेम हो गया। अब इनके देखते हैं कि इनकी रेलेवेंट पोजीशंस पे वैल्यू वही है, तो ए और सी की वैल्यू वही है, एक एक नंबर है, तो ए और सी जो है आपस में बराबर है। इसी तरह बी जो है, बी और
आई को देख लें कि बी की फर्स्ट वैल्यू 3 है और सेकंड वैल्यू 5 है, तो आई की भी फर्स्ट वैल्यू 3 और सेकंड वैल्यू 5 है, तो बी और आई आपस में बराबर है। इसी तरह ई को देखें, ई जो है 4, 6 और 0, 2 है, तो अब ये किससे मैच करता है, देखें 2/2 का आर्डर किसका है, तो h का भी आर्डर 2/2 का है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट e और h जो है आपस में मैच कर रहे हैं, जिनके रेलेवेंट नंबर्स आर्डर भी सेम है और इनके रेलेवेंट पोजीशंस पे वैल्यू भी सेम है। अब आ जाए f के ऊपर, f में 2 रोज और 1 कॉलम है, तो देखें कौन सा ऐसा सेल है जिसमें 2 रो मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम हो। एच और जी जो है, एफ और जी आप पास पास ही लिखे हुए हैं, तो इसमें 2 रोज और जो है 1 कॉलम है, क्योंकि 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, जो फर्स्ट रेलेवेंट पोजीशंस को मैच कर रहा है। 3 + 3 जो है 6 आ जाएगा, तो जो 6 आया तो F = G के बराबर आ जाएगा। अब H और जो है वो J आपस में, सॉरी E और H आपस में बराबर थे। अब हम देख लेते हैं कि E और J भी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि इनकी रेलेवेंट पोजीशंस पे भी वही वैल्यू बनती है, और क्योंकि E H के बराबर था, हमने E जो है वो पहले देखा कि E जो है वो किसके बराबर है, वो H के बराबर है। लेकिन अगर हम H को देखें या E को देखें तो ये J के बराबर भी आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो 2 और 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, तो ये जो है वो E, तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं E = H एंड H = J। ये तीनों आपस में बराबर है, हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। E J इनको अलग-अलग भी लिखना चाहें तो भी वेल एंड गुड, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें E H और J को, तो एक ही चीज में दोनों आ जाएंगे, तो ये एक क्लियर हो जाएगा। अब जो D है, एक D वैल्यू बच गई है, D मैट्रिक्स बच गया है, लेकिन ये किसी के इक्वल नहीं, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका एक रो 2 कॉलम हो और उनकी पहली वैल्यू 5 हो, तो इसलिए हम D जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, ये किसी के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ जाएं। और बाकी जो है वो हमने नीचे लिख दी है, आंसर्स लिख दिए मैंने। अब क्वेश्चन 3 में आ जाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। इक्वेलिटी को देखते हुए या मैट्रिक्स की इक्वेलिटी को देखते हुए हमने A, B, C और D की वैल्यू मालूम करनी है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स A + C = 0, क्योंकि A और C की जो वैल्यू है, यानी यहाँ A + C और दूसरे मैट्रिक्स में 0, ये आपस में हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये देख लें A + 2B जो है ये किस पे आएगा, -7, ये हमने थर्ड पोजीशन पे लिख दिया। C - 1 = 3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 - 6 = 2D, ये हमने यहाँ पे लिख दिया फोर्थ पोजीशन पे, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इस पोर्शंस को सॉल्व करते हैं, तो टू इक्वेशंस को, तो C - 1, क्योंकि ये इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये इसमें कोई और सेकंड वेरिएबल नहीं है, सिंगल वेरिएबल है, तो -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब इसके बाद हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, A की वैल्यू मालूम कर लेंगे, जबकि C की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की है, तो A और C की वैल्यू की जगह C की वैल्यू पुट करें, 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब हम क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू देखेंगे जिससे हम कोई और दूसरे की वैल्यू मालूम कर सके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसमें आ जाएंगे जिससे D की वैल्यू जो है आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। अब इसमें 2D को इधर ले आए और -6 को उधर ले जाएं, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2D निकालेंगे तो 2D आ जाएगा और 6 वैसे आ जाएगा। D इधर ही रहने दें और 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो ये 6D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हम इस पे आ जाते हैं कि यहाँ हमारे पास A भी हमने मालूम कर लिया इस इक्वेशन से, यहां से हमने A मालूम कर लिया है, B हम मालूम कर लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3, तो हम क्या करेंगे, A की जगह -4 आ जाएगा, +2B वैसे का वैसा = -7 आ जाएगा। -4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2B = -4 + 3,
3 के बराबर आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू पे आ जाएगी 3/2। तो हमारे जो आंसर्स होगा वो a क्या -4 है, b का -3/2 है और c का 4 है एंड d का जो है वो 3 है। ठीक है, ये हमारे जो जवाब है वो a b c के हैं। बच्चों जो होमवर्क है आपने क्या करना है कि जितने मैंने डेफिनेशंस लिखवाई हैं वो आपने याद करनी है, नोटबुक पे लिखनी है और एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने डायरी पे नोट करने हैं। रिसोर्सेज के तौर पे स्टूडेंट्स मैं आपको जो है वो कोशिश किया करूँगा कोई ना कोई ऐसा लिंक्स दूं जिससे जो है वो आपको घर में बैठ के आसानी से अगर कोई दिक्कत हो तो वो आप वहाँ से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। एक बात बच्चों याद रखें कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस है इसमें आपने हमारा अपने पेरेंट्स का और अपना साथ देना है और वो देने का एक ही तरीका कार है कि आप नेट से अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के मतलब जो है वो मालूमात इकट्ठी किया करें और इससे आपके एक तो नॉलेज में इजाफा होगा और दूसरा जो है वो हमें एक्सपीरियंस होगा कि हम अगर किसी वक्त भी हमें कोई चीज़ या कोई हमारे पास ट्यूटर अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशंस है कि हमें किसी जगह से गाइडलाइन नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे कि हम वो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन हमें नेट से मिल सकती है वो लेके हम जो है वो आगे अपने जो मतलूबा हदफ है उसको अटेन कर सकेंगे। क्वेश्चंस आंसर सेशंस में डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? श्योर आप में से कुछ के ज़हन में कोई सवाल हो सकता है तो उसका तरीकाकार ये है क्योंकि अभी हमारे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप कोई भी सवाल जो है वो कमेंट्स में इस वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है तो इसी नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं और वॉइस नोट भी जो है भेज सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी तसल्ली ना हो या ये फैसिलिटी ना हो तो आप ये नीचे मैंने अपना जीमेल एड्रेस दे दिया है, आप इस जीमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और जो आज का होमवर्क है इसको आपने ध्यान से करना है, ये बाद में हम चेक कर लेंगे।